after the horrific attacks of October 7th. Think about October 7th. October 7th, Hamas terrorists abducted and violated young women. October 7th has sent a very strong and clear message. No one can bypass the Palestinians. Ladies and gentlemen, the Bible says that there is a time for peace and a time for war. This is a time for war for our common future. 7 अक्टूबर 2023 गाजा के आसमान से हमास के 5000 से ज्यादा रॉकेट उड़ते हैं और जैसे ही ये इजराइल के आयरन डोम को चकमा देकर उसके शहरों पर गिरते हैं तो हर तरफ तबाही का मंजर नजर आता है। इस हद तक की तबाही कि कहा जाने लगता है कि होलोकॉस्ट के बाद ये यहूदियों के खिलाफ सबसे बड़ी हिंसा है, जिसमें करीब 1200 लोग अपनी जान गंवा देते हैं और 250 लोगों को यहाँ बंधक तक बना लिया जाता है। इस घटना के साथ ही दुनिया की आंखें खुलती हैं और सबके होश उड़ जाते हैं। इजराइल नरसंहार के मैदान जैसा दिखाई देता है और दुनिया भर से इजराइल को समर्थन मिलने लगता है और सभी लोग इस हिंसा के खिलाफ इजराइल के साथ खड़े होकर हमदर्दी जताते दिखाई देते हैं। लेकिन इसी हमले के करीब 1 साल बीत जाने के बाद जब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में अपनी स्पीच देने जाते हैं तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे दुनिया भर के प्रतिनिधि यूएन जनरल असेंबली का बहिष्कार करते हुए नेतन्याहू को सुनना भी नहीं पसंद करते। ऐसे में अगर हम इजराइल हमास युद्ध के करीब 1 साल पूरे होने की तस्वीर को समझना चाहें तो हमें साफ दिखाई देता है कि अक्टूबर 2023 में जहां पूरी दुनिया नेतन्याहू और इजराइल के साथ खड़ी थी, आज 1 साल बाद उसी जंग में दुनिया के कई देश नेतन्याहू और इजराइल से दूरी बना रहे हैं और इजराइल अपनी हिंसा और अमानवीय हरकतों के कारण विक्टिम से अपराधी बन चुका है। कारण साफ है, इजराइल ने जिस तरह से 7 अक्टूबर का बदला लेने के लिए हमास को खत्म करने के नाम पर जिस तरह से पूरे गाजा को तबाह कर दिया है और 1200 लोगों के बदले में इजराइल ने गाजा में करीब 41,000 लोगों की जानें ले ली है, जिसमें 16,000 से ज्यादा तो बच्चे हैं, वो दुनिया को झकझोर कर रख देता है। हमले में इजराइल ने हॉस्पिटल, स्कूल और रेफ्यूजी कैंप्स में रह रहे लोगों तक को भी नहीं छोड़ा है और आज स्थिति ये है कि पूरे गाजा को इजराइल ने ब्लॉक करके रखा है, जहां खाने पीने की चीजों से लेकर बेसिक मेडिकल सप्लाई भी करीब करीब बंद है। लेकिन इतने बड़े मैसेकर के बाद भी दोस्तों इस युद्ध में शांति की सुबह तक तो होने का नाम नहीं ले रही है, उल्टा दिन ब दिन इसमें हर दिन एक नया मोड़ आता जा रहा है। गाजा और हमास के बीच का युद्ध हिजबुल्लाह, हूथी और धीरे धीरे ईरान और इजराइल के युद्ध में बदल गया है और ये अपने आप में एक बेहद हैरान करने वाली बात है। जैसे जैसे ये जंग आगे बढ़ रही है, पूरी दुनिया की राजनीति पर इस रीजनल कॉन्फ्लिक्ट का गहरा असर देखने को भी मिल रहा है और चाहे वो अरब वर्ल्ड में फिर से फैली अशांति हो या फ्रांस का इजराइल के प्रति बदलता रुख, ईरान को रूस का समर्थन मिलना हो या इजराइल के कारण अमेरिका की छवि बिगड़ना हो या फिर दुनिया भर में एक बार फिर से ऊर्जा संकट की शुरुआत हो, ये सब कुछ ही इसी क्षेत्रीय युद्ध से शुरू हुआ है। इसीलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इजराइल कैसे 1 साल के अंदर दुनिया भर में विक्टिम से अपराधी बन गया है और इस युद्ध ने कैसे 1 साल के भीतर नए नए युद्ध के मोर्चों को खोल दिया है और साथ ही इस युद्ध का ग्लोबल ऑर्डर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये सब हम समझेंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में, तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। नमस्कार, मैं हूं शशांक पांडे और आप देख रहे हैं वर्ल्ड अफेयर्स। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि हम आज की इस वीडियो में आगे बढ़े, मैं आप सबसे बताना चाहता हूं कि अभी कुछ ही टाइम में होने वाला है, यानी नवंबर 10 को होने वाला है अनअकैडमी यूपीएससी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप टेस्ट, यानी आज तक का सबसे बड़ा यूसीएससी टेस्ट, जिसमें अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आप जीत सकते हैं स्कॉलरशिप्स एंड ढेरों रिवॉर्ड्स फ्रॉम अ पूल ऑफ रिवॉर्ड्स वर्थ 50 करोड़। दोस्तों यहाँ पर पार्टिसिपेट करके आप जीत सकते हैं एक ऑस्ट्रेलिया की एक ट्रिप, लग्जूरियस फैमिली स्टेकेशन, लैपटॉप्स, टैबलेट्स और स्मार्टफोन्स और साथ ही गिफ्ट कार्ड्स। तो अभी जाइए और आप कितने अप टू डेटेड रहते हैं विद करंट अफेयर्स, इसका सबूत दीजिए और जीतिए ये ढेर सारे इनाम। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब दोस्तों चलिए सबसे पहले इस वॉर के 1 साल के टाइमलाइन को समझ लेते हैं। इजराइल हमास वॉर। दोस्तों इजराइल और हमास की जंग कोई अचानक शुरू हुई लड़ाई नहीं है, बल्कि इसका एक प्रॉपर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है और इसके तार 1967 के 6 डे वॉर से जुड़ते हैं, जब इजराइल ने फिलिस्तीन के कंट्रोल वाले वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप को अपने कब्जे में ले लिया था। लेकिन इसी बीच 1987 में एक फिलिस्तीनी मुस्लिम ने फिलिस्तीन में फिर से इस्लामिक रूल का सपना देखा और एक नया संगठन बनाया जिसका नाम था हमास और जिसका असली मतलब था इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट। इस ग्रुप ने गाजा और वेस्ट बैंक में बगावत की आग लगाई और आखिरकार 2005 में इजराइल ने गाजा में रहने वाले अपने नागरिकों को वहां से रीलोकेट करवा दिया और गाजा का कंट्रोल फिलिस्तीन को सौंप दिया। गाजा में फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के चीफ राष्ट्रपति महमूद अब्बास का कंट्रोल हो गया, लेकिन इजराइल के जाने के साथ ही हमास का प्रभाव भी गाजा में बढ़ने लगा।
2006 में हमास ने एक राजनीतिक पार्टी के रूप में फिलिस्तीन के लेजिस्लेटिव इलेक्शन में जीत हासिल की और अगले ही साल लड़ाकों की मदद से गाजा पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया और इसी कारण 2007 से गाजा हमास के रूल में ही रहा। हमास का मकसद सिर्फ गाजा पर रूल करना नहीं था, बल्कि वे इजराइल की मौजूदगी को पूरी तरीके से खत्म करना चाहते थे और हिस्टोरिकल फिलिस्तीन को फिर से वापस पाना चाहते थे। और इसी वजह से इजराइल और हमास के बीच बार बार संघर्ष होता रहा, लेकिन कभी भी इतनी बड़ी जंग नहीं छिड़ी थी, क्योंकि इजराइल की इंटेलिजेंस और उसका आयरन डोम उसे हर दुश्मन से बचाने के लिए काफी था। लेकिन फिर आई तारीख 7 अक्टूबर 2023। इस दिन हमास ने हमला इसलिए भी किया था क्योंकि इस दिन यहूदियों का सब्बात और एक इम्पोर्टेंट हॉलिडे थी। सभी लोग रिलैक्स थे और किसी को भी ऐसा अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। It was the darkest day for the Jewish state since the Holocaust. It brought back all the fears that the existence of Israel was supposed to have vanished. Within hours of the attacks that killed hundreds of Israeli civilians, और दोस्तों यही कारण है कि इस हमले की तुलना कई बार पर्ल हार्बर या 9/11 जैसे हमलों से तक किया गया। हमास के मिलिटेंट्स ने इजराइल के अहम शहरों जैसे तेल अवीव पर रॉकेट्स दागे और कई आतंकवादी गाजा के हाई सिक्योरिटी बॉर्डर को पार करके इजराइल के रूरल एरियाज में घुस गए और उन्होंने बड़ी संख्या में लोगों का मर्डर किया और इस एक्शन के लाइव वीडियोस भी दिखाए। इस ब्रूटल एक्ट में करीब 1200 इजरायली मारे गए और कईयों को तो बंधक तक बना लिया गया। इसके अगले ही दिन 8 अक्टूबर को इजराइल ने गाजा में हमास के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और दोस्तों इस ऑपरेशन को ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स का नाम दिया गया। फिर 9 अक्टूबर को इजराइल ने गाजा की पूरी घेराबंदी कर सप्लाई रूट्स को बंद कर दिया, जिसके कुछ दिनों बाद 27 अक्टूबर को इजराइल ने हमास के ठिकानों को निशाना बनाते हुए हमले तेज कर दिए। और दोस्तों इसके बाद ही इजराइल का सबसे कंट्रोवर्शियल ऑपरेशन भी सामने आया, जो कि हुआ गाजा के अल शिफा हॉस्पिटल में, जहां इजराइल का दावा था कि हमास ये हॉस्पिटल अपने एक बेस की तरह इस्तेमाल कर रहा है और इसी कारण इजराइल ने इस हॉस्पिटल को तबाह कर दिया। और क्योंकि ये हॉस्पिटल गाजा का सबसे बड़ा सेंट्रल हॉस्पिटल था, इसीलिए इस हॉस्पिटल के तबाह होने के बाद गाजा में बड़े पैमाने पर मेडिकल सर्विसेज भी बर्बाद हो गई। इजराइल के इन भीषण और बेहद ही कंट्रोवर्शियल हमलों से हमास की कमर टूट गई और इसी कारण वे पहली बार सीजफायर के लिए राजी हुए। 24 नवंबर 2023 को हुए इस सीज फायर में दोनों पक्षों ने अपने बंधकों को रिहा किया, जिसमें गाजा के 2 हॉस्टेजेस के बदले में एक इजरायली हॉस्टेज को छोड़ा गया और ये सीज फायर 30 नवंबर तक चला। लेकिन इसके बाद इजराइल ने फिर से अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया, वो भी तब जब हमास पूरी तरीके से सीज फायर के लिए राजी था। लेकिन इजराइल का मन तो अब हमास को जड़ से मिटाने का था और इसीलिए हमास को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए इजराइल ने अपना ऑपरेशन जारी रखा। और दोस्तों इसी कारण आज हालत ये है कि अगर आज आप गाजा की बिफोर एंड आफ्टर तस्वीरें देखेंगे तो आप उसे पहचान भी नहीं पाएंगे। यूनाइटेड नेशन के आंकड़ों के अनुसार गाजा की 90% आबादी को इस काउंटर अटैक के कारण अपने घरों से विस्थापित होना पड़ा है और इस जंग में करीब 41,000 लोग अपनी जानें गंवा चुके हैं। अगर इन आंकड़ों को कंपेयर किया जाए तो आप कह सकते हैं कि इजराइल ने एक इजरायली नागरिक की मौत के बदले में 36 फिलिस्तीनी लोगों की जानें ली हैं, लेकिन इसके बावजूद वो इस हमले को रोकने का नाम नहीं ले रहा है। और दोस्तों ये तो सिर्फ इजराइल हमास वॉर की एक बेसिक स्टोरी है, लेकिन इस वॉर में जो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट देखने को मिला है वो ये है कि कैसे हमास के इन हमलों से शुरू हुई ये वॉर एक रीजनल वॉर में बदल गई है। हाउ डिड द इजराइल हमास वॉर बिकम अ रीजनल वॉर? दोस्तों इस वॉर में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया था जब 2024 में इजराइल और हमास की इस जंग में ईरान की एंट्री हुई थी। दरअसल इजराइल का ऐसा मानना था कि ईरान की मिलिट्री लगातार गाजा में हमास को सपोर्ट कर रही है और 7 अक्टूबर के हमलों के पीछे भी ईरान का ही एक बड़ा रोल था। और दोस्तों इसी सिलसिले में इजराइल को ये खबर मिली कि सीरिया की ईरानी एम्बेसी में ईरानी फौज के एक बड़े ऑफिसर ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रेजा जेहादी हमास के लोगों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। और बस फिर क्या था, इजराइल ने इस इंटेल को फॉलो किया और 1 अप्रैल 2024 को सीरिया में मौजूद ईरान की एम्बेसी पर एक एयर स्ट्राइक कर दिया, जिसमें ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रेजा जाहेदी के साथ 11 और लोगों की मौतें हो गई। और दोस्तों क्योंकि एम्बेसी पर हमला ईरान के इस्लामिक वर्ल्ड लीडर बनने के ख्वाब पर हमला था, इसीलिए ईरान की इंटेग्रिटी
और उसकी सिक्योरिटी का हवाला देते हुए ईरान ने इस हमले को अपनी बेइज्जती समझा और तभी से ईरान ने इस वॉर में सीधे तौर पर एंट्री कर ली। मिडिल ईस्ट के इतिहास में इसराइल के फॉर्मेशन के बाद से ये पहला ऐसा मौका था दोस्तों जब ईरान ने इसराइल पर डायरेक्ट हमला किया और 13 अप्रैल के इस हमले में ईरान ने 300 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन्स की मदद से इसराइल पर हमला कर दिया। लेकिन इस बार इसराइल का आयरन डोम और बाकी एंटी मिसाइल सिस्टम्स ने इन मिसाइलों के गिरने से पहले ही उन्हें ब्लास्ट कर दिया और इसके बाद से ही ईरान इस वॉर में डायरेक्ट इंटरेस्ट लेने लगा और इसी के साथ ही उसके प्रॉक्सी मिलिशिया ग्रुप्स जैसे हिजबुल्लाह और हुतीज ने भी इसराइल पर हमले करने शुरू कर दिए। अब दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि ईरान के हमले के बाद हिजबुल्लाह और हुतीज ने इसराइल पर अटैक करना क्यों शुरू किया, तो इसके लिए आपको समझना होगा कि हमास, हिजबुल्लाह और हुती सभी ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस ग्रुप का हिस्सा है और 1980 के दशक की शुरुआत से ही ईरान ने इसराइल के खिलाफ प्रॉक्सी ग्रुप्स तैयार करने शुरू कर दिए थे जिसे वो कलेक्टिवली एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहता है। और दोस्तों इस ग्रुप में भी सबसे बड़ा नाम है हिजबुल्लाह का, जो 1980 के दशक में ईरान का पहला मिलिशिया ग्रुप बना। इसकी मौजूदगी लेबनान में है दोस्तों, जो कि इसराइल के नॉर्थ बॉर्डर से सटा हुआ है और इस ग्रुप को इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड से मिलिट्री सपोर्ट और फंडिंग मिलती है। हिजबुल्लाह तेहरान के शिया इस्लामवादी आदर्शों का पालन करता है और लेबनान के शिया मुसलमानों की भर्ती करता है। सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के मुताबिक 2020 तक हिजबुल्लाह के पास 1,30,000 से ज्यादा रॉकेट्स और मिसाइल्स थे, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा हथियारों से लैस नॉन स्टेट ऑर्गेनाइजेशन बनाता है। और दोस्तों 2020 में अमेरिकी विदेश विभाग ने यह खुलासा भी किया था कि ईरान हिजबुल्लाह को हर साल $700 मिलियन की फंडिंग करता है और इसके अलावा यमन में ईरान सपोर्टेड मिलिशिया ग्रुप हुती रेबल्स भी कई सालों से एंटी इजरायली आइडियोलॉजी पर काम कर रहे हैं और हुती रेबल्स ने 2004 में यमन की सुन्नी गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी थी और इन्होंने 2014 में यमन की सुन्नी गवर्नमेंट को हटाकर यमन की राजधानी सना पर कब्जा कर लिया था और ईरान ने इसे सपोर्ट किया ताकि उसका एंटी वेस्ट एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस और मजबूत हो सके। दोस्तों इन प्रॉक्सी मिलिशिया ग्रुप्स के अलावा सीरिया की रूलिंग असद फैमिली भी इस एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का हिस्सा है, क्योंकि सीरिया में जो असद फैमिली 70 के दशक से सत्ता पर काबिज है वो शिया कम्युनिटी से बिलोंग करती है और इसीलिए इस असद फैमिली को सत्ता में बनाए रखने के लिए ईरान भी उन्हें सपोर्ट करता है और इसके बदले में ईरान को इसराइल के पड़ोस में एक और एक्सेस मिल जाता है। इसीलिए दोस्तों आपने देखा होगा कि जब ईरान ने इसराइल पर सीधे हमले करने शुरू किए थे तो उसके प्रॉक्सीज ने भी इसराइल पर हमला करना शुरू कर दिया था। इस बीच हमास के साथ साथ हिजबुल्लाह और हुती लड़ाके भी इसराइल से टकरा रहे थे, लेकिन इन सब में हिजबुल्लाह सबसे अग्रेसिवली इसराइल को टारगेट कर रहा था और ऐसा कहा जा रहा था कि इस जंग में हमास के बाद इसराइल को सबसे बड़ा नुकसान हिजबुल्लाह ने ही पहुंचाया है, क्योंकि हिजबुल्लाह लगातार इसराइल के नॉर्दर्न इलाकों पे अटैक कर रहा था, जिस वजह से इसराइल के करीब 60,000 लोगों को नॉर्थ इसराइल छोड़कर विस्थापित होना पड़ा और इसीलिए ईरान का ये प्रॉक्सी मिलिशिया ग्रुप इसराइल के लिए सिद्दत बन गया था। और दोस्तों इसीलिए यहाँ इसराइल ने जब हिजबुल्लाह को सबक सिखाने के लिए 18 सितंबर 2024 को लेबनान में सरप्राइज अटैक किया तो हिजबुल्लाह के लड़ाके जिस पेजर का इस्तेमाल करते थे वो पेजर्स बॉम्ब की तरह फटने लगे। दरअसल इसराइल ने हिजबुल्लाह के पेजर सिस्टम को रेडियो बॉम्ब में बदलकर उन्हें डिलीवर करवा दिया था और इसी कारण धीरे धीरे हिजबुल्लाह के लड़ाकों के ये पेजर्स एक एक करके फटने लगे। पहले कुछ धमाके हुए और फिर ये सिलसिला इतना बढ़ गया कि पूरे लेबनान में खौफ फैल गया और पहले ही दिन 12 से ज्यादा हिजबुल्लाह लड़ाके मारे गए और सैकड़ों घायल भी हुए। और दोस्तों इसराइल ने यह प्लानिंग इतनी चालाकी से की थी कि इस पेजर अटैक के अगले ही दिन हिजबुल्लाह के वॉकी टॉकीज भी ब्लास्ट होने लगे और दोस्तों इसका असर इतना गहरा हुआ था कि लेबनान के लोग मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से तक डरने लगे थे। मगर दोस्तों हिजबुल्लाह पर इसराइल का ये हमला बहुत ही मामूली साबित हुआ, क्योंकि इसके 10 दिन के अंदर ही इसराइल ने इन पेजर धमाकों से कहीं आगे जाते हुए हिजबुल्लाह चीफ की हत्या कर दी और 27 सितंबर 2024 को इसराइल की एरियल स्ट्राइक में बेरूत में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर हमला हुआ, जिसमें हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह समेत कई कमांडर मारे गए और नसरल्लाह की मौत ने हिजबुल्लाह और ईरान दोनों को झकझोर कर रख दिया। और दोस्तों इसीलिए ईरान ने इसका बदला लेने की तैयारी शुरू कर दी और इसी प्लानिंग का रिजल्ट दिखा दोस्तों 1 अक्टूबर को, जब ईरान ने इसराइल पर 200 से ज्यादा मिसाइलें दागी और ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड की माने तो इस बार ईरान की मिसाइल्स इसराइल के सभी डिफेंस सिस्टम्स को तोड़ते हुए 90% तक अपने टारगेट्स को हिट करने में सक्सेसफुल रही। और दोस्तों इसी के बाद से दोनों देशों के बीच अब तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है और ऐसा माना जा रहा है कि इसराइल इस समय ईरान पर एक बहुत बड़े हमले की तैयारी में है। लेकिन दोस्तों ये तो रहा 1 साल की इस जंग का रिकैप, जिसमें अब तक इसराइल ने 40,000 से ज्यादा ठिकानों पर बमबारी की है और हमास के 4,70,000 से ज्यादा सुरंगों और 1,000 से ज्यादा रॉकेट लॉन्चर्स को नष्ट कर दिया है। वहीं गाजा से 13,200, लेबनान से 12,400, ईरान से 400, यमन से 180 और सीरिया से 60 रॉकेट्स इसराइल पर दागे जा चुके हैं।
दोनों तरफ से हमले जारी हैं और इस जंग का अंजाम क्या होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात तय है कि इस वॉर का असर पूरी दुनिया पर बहुत गहरा पड़ेगा। इम्पैक्ट ऑफ द इजराइल हमास वॉर। दोस्तों, ये बात किसी से छिपी नहीं है कि इस युद्ध में इजराइल की मजबूती के पीछे अमेरिका का एक बहुत बड़ा हाथ है। अमेरिका, जो कि इजराइल का प्रमुख समर्थक है, उसने हमास के खिलाफ इस जंग में इजराइल को 17.9 बिलियन का फाइनेंशियल और मिलिट्री सपोर्ट दिया है। लेकिन इस जंग के दौरान कई बार अमेरिका और इजराइल के बीच भी मनमुटाव देखने को मिला है। इसकी वजह इजराइल के गाजा पर किए जा रहे अमानवीय हमलों में मासूम बच्चों की मौत से दुनिया भर में अमेरिका की भी आलोचना हुई है और अमेरिका ने कई बार इजराइल को टोका है, लेकिन नेतन्याहू ने भी उसे उतनी ही बार इग्नोर किया है। हालांकि दोस्तों, अमेरिका को भी ये समझ है कि अगर इजराइल और ईरान के बीच जंग छिड़ती है तो सबसे बड़ा नुकसान यहाँ पर अमेरिका को ही उठाना पड़ेगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के हितों पर इस युद्ध का एक बड़ा असर पड़ेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस समय नेतन्याहू और राष्ट्रपति बाइडेन के बीच संबंध अच्छे नहीं हैं और इजराइल कई मामलों में अमेरिका को बिना बताए अपने ऑपरेशंस कर रहा है। बाइडेन को इस बात की चिंता है कि अमेरिका में होने वाले चुनावों में अरब मूल के लोगों का समर्थन खो सकता है, जो कई स्विंग स्टेट्स में इंपॉर्टेंट वोटर हैं, और इसी कारण अगर अमेरिका इजराइल पर कंट्रोल नहीं करता है तो ये वोट्स डेमोक्रेटिक पार्टी से खिसक सकते हैं। ऐसे में दोस्तों, अगर इजराइल बिना अमेरिका को बताए कोई बड़ा सरप्राइज अटैक करता है तो संभावना है कि अमेरिका इजराइल से अपना समर्थन वापस ले लेगा और इसका नतीजा ये होगा कि इजराइल इस जंग में अकेला पड़ सकता है। दूसरी तरफ यूरोपीय यूनियन और यूके पहले से ही इजराइल के इन हमलों की आलोचना कर रहे हैं और यहाँ तक कि फ्रांस, जो इजराइल का एक सपोर्टर हुआ करता था, उसने इजराइल को वेपन्स देने पर बैन लगा दिया है और अब फ्रांस की सरकारी और प्राइवेट कंपनियां इजराइल को हथियार नहीं बेच सकती, क्योंकि उनका मानना है कि इससे मिडिल ईस्ट में अशांति और फैलेगी। लेकिन दोस्तों, फ्रांस के प्रेसिडेंट के इस फैसले पर नेतन्याहू ने न सिर्फ नाराजगी जताई है, बल्कि अब इजराइल मिडिल ईस्ट में फ्रांस के अगेंस्ट भी काम करना शुरू कर चुका है। और दोस्तों, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी हाल ही में बेरूत में फ्रेंच ओन्ड एक ऑयल फील्ड को इजराइल ने बॉम्ब से उड़ा दिया था और दोस्तों, इस तरह अब ये वॉर ऑयल फील्ड्स तक पहुंच गई है। दोस्तों, अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज के लिए जिस तरह ये वॉर टफ हो गई है, उसी तरह से मिडिल ईस्ट में भी वो देश जो अपनी पुरानी दोस्ती भुलाकर इजराइल के साथ अपने रिश्ते बेहतर कर रहे थे, उन पर भी इसका एक बहुत नेगेटिव असर पड़ा है। यहाँ आपको बता दें दोस्तों कि 2020 से ही अमेरिका के प्रयासों की वजह से कुछ मिडिल ईस्ट मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज इजराइल अरब कॉन्फ्लिक्ट को भूलकर मिडिल ईस्ट में शांति लाने की कोशिश कर रही थी और इस कोशिश की शुरुआत हुई दोस्तों 2020 के अब्राहम पीस अकॉर्ड से, जिसके तहत पहली बार यूएई और इजराइल के बीच समझौते हुए, जिसमें दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ व्यापारिक संबंध बेहतर करने और रीजनल पीस को मेंटेन करने पर समझौता किया। यूएई के बाद बहरीन जैसे देश ने भी इजराइल के साथ बेहतर संबंधों के लिए हाथ आगे बढ़ाया था और इस कोशिश का सबसे बड़ा रिजल्ट तब देखने को मिला जब सऊदी अरब ने भी इस नॉर्मलाइजेशन का समर्थन करते हुए इजराइल को भी बतौर देश मान्यता देने की बात कही और इजराइल के साथ रिश्ते मजबूत करने की शुरुआत की। दोस्तों, ऐसा लगने लगा था कि अगर ये नॉर्मलाइजेशन सफल रहा तो वेस्ट एशिया की तस्वीर बदल जाएगी, क्योंकि इससे पहले अरब वर्ल्ड के ये मुस्लिम मेजॉरिटी वाले देश इजराइल को बतौर राष्ट्र मान्यता ही नहीं देते थे, जिस वजह से एक रीजनल टेंशन परमानेंट बना हुआ था। लेकिन जैसे ही हमास ने इजराइल पर हमला किया, उसके साथ ही इस पीस अकॉर्ड की सारी कोशिशों पर पानी फिर गया, क्योंकि इजराइल ने इसके बदले में जिस तरह से गाजा के आम नागरिकों को भी नहीं छोड़ा, उसी वजह से सऊदी, यूएई और बहरीन जैसे देशों में फिर से एंटी इजराइल सेंटिमेंट बढ़ रहा है और ऐसे में फिलिस्तीन के प्रति अपनी सिंपैथी दिखाना मुस्लिम देशों की मजबूरी हो गई है, जिस वजह से एक बार फिर से ये अरब इजराइल नॉर्मलाइजेशन प्लान की कोशिश नाकामयाब होती नजर आ रही है। ग्लोबल इम्पैक्ट की बात करें तो अब जब ईरान इस जंग में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो चुका है, तो ऐसा माना जा रहा है कि इजराइल से न्यूक्लियर हमले का हवाला देकर वो खुद के लिए न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर लेगा, जिससे दुनिया में न्यूक्लियर वॉर का खतरा बढ़ जाएगा। और इसके साथ ही इजराइल अगर ईरान के ऑयल और गैस रिजर्व्स को तबाह करने की प्लानिंग करता है तो दुनिया को एक बड़े एनर्जी क्राइसिस से गुजरना पड़ेगा। इसके अलावा स्विस कनाल, जहाँ से ग्लोबल ट्रेड का 12 से 15% हिस्सा गुजरता है, वो भी खतरे में है, क्योंकि यहाँ पर यमन के हूती विद्रोही इस रूट से गुजरने वाले शिपमेंट्स पर हमला कर रहे हैं, जिससे शिपिंग कंपनियों को शॉर्ट रूट के बजाय अफ्रीका के लॉन्ग रूट्स चुनने पड़ रहे हैं और इससे शिपिंग कॉस्ट बढ़ रही है, जिसका असर प्रोडक्ट्स की कीमतों पर पड़ रहा है। इसके साथ ही ये युद्ध जियोपॉलिटिकल इक्वेशन को भी प्रभावित करेगा। रूस और चीन जैसे देश जो पहले से ही पश्चिमी देशों से अलग पोल पर खड़े हैं, वो भी इस कॉन्फ्लिक्ट में अमेरिका को हराने के लिए समर्थन कर सकते हैं और इससे दुनिया दो ध्रुवों में बढ़ सकती है, जिससे नए कोल्ड वॉर जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कंक्लूजन। तो दोस्तों, ये तो हम सबने देखा कि कैसे इजराइल और हमास की जंग ने पूरे एक साल में ही दुनिया का नक्शा बदल कर रख दिया है।
लेकिन जब 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने हमला किया था, तब किसी ने नहीं सोचा होगा कि ये लड़ाई इतनी लंबी चलेगी और इसका असर सिर्फ इजराइल या फिलिस्तीन तक ही सीमित नहीं रहेगा। आज इस जंग ने सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं बल्कि पूरे विश्व की राजनीति, इकोनॉमी और सोशल स्ट्रक्चर को हिलाकर रख दिया है। जहां एक ओर हजारों लोग अपनी जानें गंवा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इसने कई देशों के बीच रिश्तों को बदल दिया है। हर दिन हम देख रहे हैं कि कैसे ये जंग और गहरी होती जा रही है और गाजा की हालत तो बिल्कुल पहचाने लायक नहीं बची है। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि क्या इस लड़ाई का कोई अंत होगा या फिर ये एक नए दौर की शुरुआत है। और इसी के साथ एंड करते हैं आज का अपना ये वीडियो। कैसा लगा आपको ये सेशन जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए वर्ल्ड अफेयर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।